रिस्क फैक्टर्स, ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है 16 और 18, 16, 18, 31, 33 भी होते हैं उसके साथ साथ। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है डिटेक्टेड होता है 90% केसेस ऑफ द VIN में। ठीक है, और ये वो वैस्कुलर 40 टाइप के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। और दूसरे जो रिस्क फैक्टर हैं, स्मोकिंग हो गया, जेनाइटल HPV जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा इसको प्रोन बनाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोन बनाते हैं फॉर वल्वल कैंसर्स। और अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि पहले ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता था, पर अब ये यंग एज में भी फीमेल्स को देखने में मिल रहा है एसोसिएटेड विद HPV। तो उसमें अब हम ये कह रहे हैं कि HPV एसोसिएट VIN के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन सेक्शुअल बिहेवियर HPV वैक्सीन इज़ डेफिनेटली प्रिवेंटिव। ठीक है, फिर उसके साथ साथ क्रोनिक इम्यूनोसप्रेशन है, HIV पॉजिटिव वुमेन है तो उसमें भी मिलता है। तो इसीलिए हमें वल्वोस्कोपी और बायोप्सी करनी चाहिए इन द HIV पेशेंट विद लाइकन स्क्लेरोसिस हैव 5% रिस्क ऑफ डेवलपिंग वल्वल कैंसर। 10 साल के ड्यूरेशन में उनमें रिस्क रहता है कि 10 साल में वो हो जाएंगे। VIN 2 और 3 में भी रिस्क रहता है कि 4 साल के अंदर वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा। सिगरेट और अल्कोहल स्मोकिंग एक को फैक्टर इसमें है ही। फिर इसके बाद आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंट कैसे करेगा। वल्वल प्रूराइटिस, इरिटेशन, पेन, वल्वल मास रहेगा, एक वल्वल ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है। फिर उसके बाद आगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरेथ्रा की वजह से डिस्यूरिया, पेनफुल मिक्चरेशन, फिर रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल डेफिकेशन, इनग्वाइनल मास मिलेगा। साइन हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक फंगेटिंग मास होगा, अल्सर होगा, एक इरेगुलर ग्रोथ होगी, वार्टी ग्रोथ होगी, प्लेक लाइक लेजन्स होंगे। ठीक है, रेड और वाइट पिगमेंटेशंस दिखेंगे वल्वल लेजन पर, टेंडरनेस ओवर द लेजन होगा। ठीक है, यूनिलैटरल और बायलैटरल इन्ग्वानोफीमोरल लिम्फेडिनोपैथी होएगी इस पर। अब हमें उसका फोकल और एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें एग्जामिनेशन में वॉल्टी ग्रोथ मिलेगी, अल्सरेटिव ग्रोथ मिलेगी, मल्टीफोकल लेजन्स मिलेंगे विच आर एसोसिएटेड विद लाइकन स्क्लेरोसिस। पूरा जो विजाइना, यूरेथ्रा, बेस ऑफ ब्लैडर इन्वॉल्व हो सकता है, फिक्सिटी मिल सकती है, रेक्टम एग्जामिनेशन भी करेंगे। ठीक है, इन्ग्वानोफीमोरल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस में पहले थॉरो हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी है, सर्वाइकल साइटोलॉजी करनी है, कॉल्पोस्कोपी भी करनी है टू रूल आउट द सर्वाइकल और वेजाइनल लेजन। ठीक है, अब आते हैं बल्बर बायोप्सी। बल्बर बायोप्सी कैसे, डायरेक्टेड बायोप्सी लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में 1% जैलोकेन फिल्ट्रेट करके। ठीक है, अब बायोप्सी 2 टाइप की होते हैं, एक के पंच बायोप्सी है, एक के पंच बायोप्सी है और एक वेज बायोप्सी है। ये जो के पंच बायोप्सी होती है कि लोकल एनेस्थीसिया में के पंच ये है, इसको डाल के हम लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालते हैं। तो जब टू रीच द सबक्यूटेनियस फैट, के पंच इज रिमूव्ड, सर्कुलर टिश्यू इज एलिवेटेड बाय अप्लाइंग द प्रेशर। ठीक है, वो पूरा टिश्यू ले लेते हैं और 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में भेज देते हैं। तो अगर के पंच अवेलेबल नहीं है तो वेज बायोप्सी लेते हैं 1% जाइलोकिन में। वेज बायोप्सी इज टेकन विद नाइफ और फिर हीमोस्टैटिक सूचर्स लगा देते हैं उसमें। ठीक है, ये तो 2 वैसे हो गया। फिर उसमें उसके बाद होता है कि किस तरीके से ये जो बायोप्सी होती है, पंच बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, वेज बायोप्सी और ये अपना ये हो गया, और एक्सीजनल बायोप्सी। पंच बायोप्सी ये है कि 5 to 7 mm एरिया इज़ टेकन विद हेल्प ऑफ केईज बायोप्सी और डिफेक्ट। इसमें हमें रीसूचरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमने अपना पंच बायोप्सी, केईज पंच बायोप्सी जिससे जो लेते हैं उसमें हमें रीसूचरिंग की ज़रूरत नहीं कर सकती, बस रोटेट करके 180 डिग्री पे भेज देते हैं, हम सैंपल लेते हैं, भेज देते हैं फॉर्मेलिन का। ठीक है, वेज बायोप्सी होती है। वेज बायोप्सी और एक तो होती है वेज बायोप्सी और एक्सीजन बायोप्सी। एक्सीजन बायोप्सी जो हमें तभी करनी होती है जब हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग और पंच बायोप्सी की फाइंडिंग 3 बार से ज़्यादा पे मैच नहीं करती है। बात है वेज बायोप्सी। वेज में क्या है कि एज से लेते हैं जिससे कि नॉर्मल स्किन भी आए और ट्यूमर भी आए, तो प्रॉपर वो कर पाएँ, है ना। तो इन केस ऑफ मल्टीपल वल्वल लेजन ऑल लेजन शुड बी बायोप्सी, प्रॉपर मैपिंग शुड बी डन, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन और पेशेंट को फर्दर गायनिकोलॉजिकल टीम पे भेज देना है। साइट ऑफ लेजन देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड लाइन देखनी है, डिस्टेंस टू द क्लाइटोरिस एनस वजाइना, पाल्पेशन ऑफ लिम्फ नोड करना है। ठीक है, फिर अब उसके बाद कैसे है HPE जो रिपोर्टिंग है उसमें हिस्टोलॉजिकल होना चाहिए, डेप्थ ऑफ इन्वेजन होना चाहिए, पंच बायोप्सी के बाद इंसिजन, फिर एक्सीजन बायोप्सी शुड बी द थर्ड चॉइस। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड क्या क्या है। कनाडा का लिम्फ नोड सिस्टम है, मार्जिन
उसके मार्जिन्स कैसे हैं, सेंट्रल हिलार स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सेंट्रल नेक्रोसिस है और स्मॉल एक्सिस डायमीटर कितना है, ठीक है। तो इसका कनाडा लिम्फ नोड स्कोरिंग हीरा सिस्टम, मार्जिन्स जैसे बेनाइन में इनडिस्टिंक्ट रहते हैं, मैलिग्नेंट में वेल डिफाइंड क्लियर मार्जिन्स रहते हैं। सेंट्रल हिलार स्ट्रक्चर बेनाइन में होता है, मैलिग्नेंट में नहीं होता। सेंट्रल नेक्रोसिस मैलिग्नेंसी में होती है। स्मॉल एक्सिस जो होती है मोर देन 10 mm होती है मैलिग्नेंट में। यानी कि मैलिग्नेंट फीचर्स क्या रहेंगे, वेल डिफाइंड, सेंट्रल हिलर स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगा, सेंट्रल नेक्रोसिस प्रेजेंट रहेगी और जो स्मॉल एक्सिस डायमीटर होगा वो मोर देन 10 mm रहेगा। जबकि बिनाइन में मार्जिन्स क्लियर नहीं होंगी, सेंट्रल हिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, सेंट्रल नेक्रोसिस एब्सेंट होगी, स्मॉल एक्सिस डायमीटर लेस देन 10 mm रहेगा। तो अगर 0 to 1 आ रहा है तो लो चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी, 2 to 4 आ रहा है तो हाई चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी। ये कनाडा लिम्फ नोड स्कोरिंग सिस्टम आ गया। अब आते हैं हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी हमारे इसमें सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड जो होती हैं और जो मतलब जो इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड जो होती हैं, डीप इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड ऑफ क्लैक्वेट उनको बोलते हैं, जो वो होती हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होती है उसमें। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी जब हमें तभी करनी है जब हमें क्लिनिकली लिम्फ नोड पाल्पेट नहीं हो रहे हैं और यूएसजी, सीटी, एमआरआई सब पे नेगेटिव आ रहा है। यूनिफोकल कोई प्राइम और इंडिकेशंस क्या है, यूनिफोकल प्राइमरी वल्वल कैंसर जो लेस देन 4 सेंटीमीटर डायमीटर, इन्वेजन मोर देन 1 mm है और कोई एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस मेटास्टेसिस ऑन क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड एब्सेंस ऑफ एनी सस्पिशियस इन्ग्वाइनोफीमोरल लिम्फ नोड ऑन सर्जिकल डिसेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ट्यूमर विद इन द 2 सेंटीमीटर ऑफ द मिड लाइन है तो हमें बायलैटरल लिम्फेडेनेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो फिर उसमें हमें यूनिलैटरल लिम्फेडेनेक्टमी करनी पड़ती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे सेंटिनल लिम्फ नोड है तो इसमें हमें डाई इंजेक्ट करते हैं, आइसोसल्फिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू या फिर टेक्नीशियम 99। ये डाई रेडियोकोलाइड लाइक एल्ब्यूमिन इंडोसाइनिन डाई होती है, ये इंजेक्ट होती है इनटू द स्किन अराउंड द ट्यूमर, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोइन इंसिजन बनाते हैं, मारते हैं आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। जो डाई जो होगा वो सेंटिनल लोड ले लेगा और गामा प्रोब से देखेंगे। तो अगर वो लिम्फ नोड का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ऑफ द नोड तो फिर उसको एक्साइज करते हैं, फिर अंडर माइक्रोस्कोप उसको एग्जामिन करते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो लिम्फेडेनेक्टमी नहीं करते, अगर वो पॉजिटिव है तो बायलैटरल लिम्फेडेनेक्टमी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है। तो इसका एडवांटेज यही है कि पहले तो मतलब लिम्फ नोड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भेज देते हैं, हाफ में HNE स्टेनिंग करते हैं और हाफ में इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर्स करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, मेटास्टेसिस है या नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं और टाइप ऑफ बायोप्सी क्या होते हैं। एक्सीजन, डेफिनेशन ऑफ एक्सीजन क्या होता है, एक होता है इंसिजनल बायोप्सी, एक्सीजन बायोप्सी, रेडिकल इंसिजन, वाइड लोकल एक्सीजन। इंसिजनल बायोप्सी में क्या होता है, एक्सीजन बायोप्सी जो हम करते हैं it includes the interface between normal tissue and abnormal tissue, मतलब ये it is done for intent of diagnosis only। ये स्टेज 1A 1B में होता है कि मतलब सब स्टेजिंग मतलब डायग्नोसिस होना चाहिए और वो जो है इसमें हमें कोई मार्जिन लेने की कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ डायग्नोसिस के लिए करते हैं। और इसमें यह है कि वो सब स्टेजिंग पता कर पाए 1A और 1B के बीच में, मतलब डेप्थ ऑफ इन्वेजन लेस देन 1 mm है या मोर देन 1 mm है। अब एक्सीजन बायोप्सी, एक्सीजन बायोप्सी में क्या है कि इसमें सारे एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल होने चाहिए डायग्नोसिस के लिए, बट मतलब 1 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री जोन का हमें इसमें टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर। और रेडिकल एक्सीजन में क्या एक्सीजन करेंगे और इंटेंट हमारा ये रहता है कि 1 सेंटीमीटर ये फ्री ट्यूमर जोन मिले डिपेंडिंग अपॉन द ये इट कैन टर्न इनटू रेडिकल लोकल एक्सीजन और रेडिकल वल्वेक्टमी। और वाइड लोकल एक्सीजन में 2 सेंटीमीटर क्लियर जोन मिलना चाहिए हमें, ठीक है। फिर अब आते हैं